क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 12 की बुक 1 का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ने वाले हैं। राइट, ये चैप्टर आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, जिसका पार्ट 1 आपके सामने है, पार्ट 2 आपको अगले 2 दिन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले अगर हम चैप्टर का नाम देखें, व्हाट इज साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हम इंक्लूड करते हैं, तो इसके लिए एक निमोनिक है जिसको आप याद कर सकते हो, दैट इज पेन MBBS। अब इसको कैसे करना है? पेन का मतलब TA से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। राइट, पेन से आपको कंट्रीज पता लग गई। इसके बाद MBBS, M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान एंड S से श्रीलंका। ये सारी कंट्रीज आपकी साउथ एशिया में आती हैं। इनके अलावा और कोई कंट्री आपकी साउथ एशिया में इंक्लूड हम नहीं करते। ओके, इसके बाद आपके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। वो कौन से पेज नंबर पे हैं, कौन से पैराग्राफ में हैं, वो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं इंडिया और श्रीलंका में क्या सिमिलैरिटीज है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947, श्रीलंका 1948। तो जब से वो इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से लेके अब तक वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे डेमोक्रेटिक रूल है। राइट, और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या सिमिलैरिटीज है, वो ये कि जब से कंट्रीज क्रिएट हुई हैं तब से लेके अब तक वहां पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, वहां पे कभी सिविलियन रूल है, कभी मिलिट्री रूल है। वो कैसे है वो आपको आगे आने वाली स्लाइड में पता लगेगा। ओके, इसके बाद आपको भूटान के बारे में बताया हुआ है पेज नंबर 31 पे। भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था 2008 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या हुआ? राजा का राज है, ठीक है, बट वहां पे मिनिमल आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा था। ओके, तो जो किंग के अंडर जो लीडरशिप थी वहां पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इमर्ज हुई। हम क्या पढ़ रहे हैं धीरे धीरे कैसे सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, डेमोक्रेसी की तरफ आ रही हैं। राइट, इसके अलावा आपको मालदीव्स के बारे में बताया हुआ है। मालदीव्स सल्तनत थी 1968 तक। ओके, और उसके बाद उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया गया। जून 2005 में पार्लियामेंट, मालदीव्स की पार्लियामेंट में वोट हुआ और यूनानिमसली मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया। यूनानिमसली मतलब सबकी इच्छा के अनुसार मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया, जिसके बाद MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने सारे आइलैंड के जितने पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको रूल किया, डोमिनेट किया, और MDP ने 2018 में इलेक्शंस जीत लिए। ओके, सो MDP वहां की मेजर पार्टी है जिसका फुल फॉर्म क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, हाँ जी। इसके बाद आपको पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि वहां पे कैसे कैसे रूल्स चेंज हुए, कैसे कैसे जो लीडरशिप्स थी वो चेंज हुई। सबसे पहली चीज, जब मैं आपको बोल रही हूँ, जहां पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ जनरल, किसी नाम के आगे अगर मैं पाकिस्तान के लीडर्स बताते हुए जनरल यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब वहां पे मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हुआ है। ओके, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जनरल नहीं लगा रही हूँ तो वहां पे सिविलियन रूल फॉलो हुआ है, यानी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है, और जहां पे जनरल लग रहा है वहां पे मिलिट्री टेक ओवर कर चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ, हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया वहां का, सबसे पहले जनरल अयूब खान ने अपने आप को इलेक्ट कर लिया। जनरल आया है इसका मतलब मिलिट्री रूल से स्टार्टिंग हुई है। ओके, हाँ जी, तो जनरल अयूब खान ने अपने आप को इलेक्ट कर लिया। उनके बाद जनरल याह्या खान आए, जिनके रूल के दौरान बांग्लादेश क्राइसिस हुए। 1971 के दौरान बांग्लादेश क्राइसिस हुए, वो हार गए। उसके बाद जुल्फिकर अली भुट्टो पावर में आए 1971 से लेके 1977 तक, मतलब जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ तब से लेके अगले 7 साल तक, 1977 तक जुल्फिकर अली भुट्टो आए।
इनके बाद जनरल जिया उल हक 1977 में आए, जिसके बाद प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ 1982 में। उसके बाद 1988 में बेनाजिर भुट्टो के उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, राइट। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जिसमें बेनाजिर भुट्टो ने लीडरशिप निभाई। उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद दोबारा से मिलिट्री रूल आया जनरल परवेज मुशर्रफ 2001 में, जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया। 2008 से लेके अब तक वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स रूल कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगी अगर मैं इसका कोई शॉर्टकट या स्टोरी के थ्रू आपको इसको समझा पाऊँ तो मैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो आपके लिए बता दूंगी। ओके, बट अभी के लिए यस आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, इसके और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, और ये इम्पोर्टेंट है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि बार बार कभी जनरल्स का रूल आ रहा था, कभी सिविलियन रूल आ रहा था, बेसिकली कभी मिलिट्री रूल आ रहा था और कभी सिविलियन रूल आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो मिलिट्री टेक ओवर है क्यों हो रहा था? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अडॉप्ट क्यों नहीं हो पा रही थी? 1947 में ही इंडिया बना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और वहीं 1947 में पाकिस्तान क्रिएट हुआ। तो जब दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री सेम रही है, सब चीजें सेम रही हैं, तो इंडिया में डेमोक्रेसी अडॉप्ट क्यों हो गई और पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पाई? देखो, इसके 3-4 रीजन हैं जो आपको एज इट इज लर्न करने और पेपर में लिख के आने हैं। ओके, सबसे पहला सोशल डोमिनेंस। कुछ ऐसी क्लासेस थी, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनकी डोमिनेंस थी पूरे पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल वहाँ की मिलिट्री, अभी हमने पढ़ा, टेक ओवर कर रही थी। वहाँ की क्लर्जी और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, ये तीन जो एरियाज, तीन जो ग्रुप्स थे, उनकी डोमिनेंस थी। ओके, इसके बाद पाकिस्तान का इंडिया से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहता था। आपको अभी भी पता है, ड्यू टू सेवरल इश्यूज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी सारे मतभेद रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता था कि मिलिट्री पावरफुल हो जाती थी, क्योंकि जितने भी मिलिट्री एक्शंस रहे हैं वो कौन संभालेगा? मिलिट्री संभालेगी। तो मिलिट्री को यहाँ पे पावर मिल जाती थी, क्योंकि वही सारी चीजें यहाँ पे इस मुद्दे को हैंडल किया करता था। इसके बाद इंटरनेशनली भी डेमोक्रेटिक रूल को सपोर्ट नहीं किया गया था पाकिस्तान में। इंटरनेशनली भी डेमोक्रेसी को लाने के लिए कोई बात नहीं हुई या कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान ने नहीं झेला। एंड यूएस और बाकी कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल इनकरेज किया पाकिस्तान में, राइट। वहां पे मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल इनकरेज किया गया। अब आपको जो मैप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसमें अगर आप देखोगे इंडिया कैसे, पाकिस्तान कैसे बना हुआ है। सबसे पहले इंडिया, ओके, इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वेस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा और उसकी दूसरी साइड पे ईस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बना 1971 में। ओके, तो पहले इंडिया में से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया 1971 में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीज कैसे हुई, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान को भी डिवाइड करना पड़ा? सबसे पहली चीज, ईस्ट पाकिस्तान के लोग क्या क्या फेस कर रहे थे, क्या क्या चीजें उनको प्रॉब्लम दे रही थी। सबसे पहली चीज, वेस्टर्न पाकिस्तान बहुत ज्यादा डोमिनेट हो चुका था, राइट। पाकिस्तान में मेजरली उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उर्दू को इम्पोज कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान पे। वो ये कह रहा था कि आप उर्दू बोलो, उर्दू नेशनल लैंग्वेज बनेगी, बल्कि वहां के लोग ज्यादातर बंगाली लैंग्वेज प्रेफर किया करते थे। कहाँ के लोग? ईस्ट पाकिस्तान के लोग। ईस्ट पाकिस्तान के लोग ज्यादातर बंगाली लैंग्वेज को प्रेफर किया करते थे। ओके, इसके बाद उन्होंने फेयर रिप्रेजेंटेशन मांगी। कहाँ के लिए फेयर रिप्रेजेंटेशन मांगी? जितने भी पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर में फेयर रिप्रेजेंटेशन ईस्ट पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। इन सब चीजों की यहाँ पे बात हुई। और एक और चीज, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे?
कि बंगाली कल्चर को, बंगाली लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। ओके, तो उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश फेस कर रहा था। पहली उर्दू डोमिनेशन, दूसरी वेस्टर्न पाकिस्तान की डोमिनेशन, तीसरा कि बंगाली कल्चर, बंगाली ट्रेडिशन को अनफेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सही से उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। एंड लास्ट, फेयर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पावर में मिलनी चाहिए ईस्ट पाकिस्तान को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान फेस कर रहा था। इसके बाद बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ? बांग्लादेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक्चुअली बांग्लादेश में जब ईस्ट पाकिस्तान था वहां पर उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सामने आया, शेख मुजीब उर रहमान। कौन थे ये? अवामी लीग, वहां की एक पार्टी थी, ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी थी जिनके लीडर थे शेख मुजीब उर रहमान। उन्होंने वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ एक स्ट्रगल शुरू किया, राइट। उन्होंने वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रगल शुरू किया जिनमें उन्होंने बोला कि ईस्टर्न रीजन के लिए हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए। ओके, सो मुजीब उर रहमान, शेख मुजीब उर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, अवामी लीग के लीडर थे, उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया कि हमें ईस्टर्न रीजन के लिए एक ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इलेक्शंस हेल्ड हुए जिसमें अवामी लीग जीत गई। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए जिसमें अवामी लीग जो कि शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी थी, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में रूल कर रहे थे, वो इलेक्शंस जीत गए, उनको मेजॉरिटी मिल गई। बट प्रॉब्लम किसको हुई? जो वेस्टर्न पाकिस्तान की लीडरशिप थी उनको प्रॉब्लम हुई कि हमारे होते हुए, क्योंकि वो डोमिनेट करना चाह रहे थे ना, वो उर्दू को इम्पोज कर रहे थे, तो हमारे होते हुए ये सब चीजें कैसे हुई, हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, राइट। तो सबसे पहली चीज हमने ईस्ट पाकिस्तान क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था वो पढ़ लिए। इसके बाद हमने अवामी लीग के बारे में पढ़ा कि शेख मुजीबुर रहमान का रोल क्या रहा उसमें, कैसे कैसे उन्होंने सारी चीजें करी। और एट लास्ट जब वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो मेजॉरिटी थी वो मानने से मना कर दी, तो शेख मुजीब उर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। ओके, इसके बाद बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ? जो जनरल याह्या खान थे, जनरल याह्या खान आपने अभी पाकिस्तान लीडरशिप की कैटेगरी के उसमें भी पढ़ा है। ओके, तो जनरल याह्या खान वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर थे। उन्होंने जितना भी मास मूवमेंट चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको सप्रेस करने की कोशिश करी, उसको दबाने की कोशिश करी, राइट। जितने भी बंगाली पीपल थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको सप्रेस करने की कोशिश करी किसने? याह्या खान ने। ओके, इसके बाद इस सप्रेशन में थाउजेंड ऑफ पीपल मारे गए, हजारों लोगों को किल किया गया, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन मतलब बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है, जब वहां पे लोगों को तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, वहां से लोग माइग्रेट करके कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए, जिसकी वजह से इंडिया में रिफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओके, जिसकी वजह से इंडिया में रिफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बट इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया कि हाँ, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और उसके बाद जिसके मिलिट्री और फाइनेंशियली इंडिया ने सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान को, जिसके बाद लड़ाई हुई, इंडिया और पाकिस्तान 1971 की लड़ाई हुई और पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान पूरी तरह से फॉर्म हो गया। ओके, तो ये आपको स्ट्रगल समझ में आ गया होगा होपफुली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे बना, क्या आइडियल्स थे, हम वो पढ़ेंगे कि भाई फॉर्मेशन हो गई बांग्लादेश की, उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात हुई, 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात हुई। सबसे पहला सेक्युलरिज्म,
दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब हर धर्म का वहाँ पे सम्मान किया जाएगा, हर धर्म को सेम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। डेमोक्रेसी की बात की गई और सोशलिज्म की बात की गई। 1975 में जो शेख मुजीब उर रहमान थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब चीजें कैसे बदल रही हैं, डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, बट धीरे धीरे बांग्लादेश में भी चीजें कैसे बदली वो आप पढ़ोगे। शेख मुजीब उर रहमान ने 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसमें पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया गया और ये बोला गया कि अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मल्टी पार्टी सिस्टम को हटा दिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया बांग्लादेश में। ओके, इसके बाद इन सब चीजों से परेशान होके जो 1975 में शेख मुजीब उर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया, उड़ा दिया गया, गोली मार दी गई। ठीक है, 1975 में शेख मुजीब उर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया। इनके बाद रूल में कौन आए? जिया उर रहमान। नाम याद रखते रहना, सबसे पहले कौन आए? शेख मुजीब उर रहमान। इसके बाद जिया उर रहमान आए, जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसने इलेक्शंस 1979 में जीत लिए। ओके, 1979 में इलेक्शंस हुए तो जिया उर रहमान की जो पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो उन इलेक्शंस में जीत गई। उसके बाद जिया उर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, पहले हमारे शेख मुजीब उर रहमान आए, उनको असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद जिया उर रहमान आए, उनको असैसिनेट कर दिया गया इलेक्शन जीतने के बाद। जिसके बाद लीडरशिप टेक ओवर करी लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने। आपको नाम दिख रहे होंगे, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, प्लीज अच्छे से देख लेना। उसके बाद किसने लीडरशिप टेक ओवर करी? जनरल HM इरशाद ने। और उसके बाद उनको प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने आप को इलेक्ट कर लिया 5 इयर्स के लिए, कि 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट अब कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। ओके, अब यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर आ गया है। मैंने क्या बोला था? जनरल जहाँ पे आया वहां पे मिलिट्री टेक ओवर की बात की गई है, तो यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हो चुका है। इसके बाद बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, लोग परेशान हो चुके थे। इतने पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद 1990 में जो HM इरशाद थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया कि उन्होंने अपनी जो सीट थी उससे पीछे हट गए। जिसके बाद इलेक्शंस हुए 1991 में, तब से लेके अब तक वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम वर्क कर रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, तो अगर मैं अब एक समरी बताऊं छोटी सी, आपका इंडिया है, वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बहुत सारी डोमिनेशन फेस कर रहा था, उसके ऊपर उर्दू लैंग्वेज को थोपा जा रहा था, उसके अलावा उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में क्लियरली। इसके अलावा चीजें हुई, शेख मुजीबुर रहमान ने प्रोटेस्ट शुरू किया। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको स्टोरी बताई हैं, शेख मुजीबुर रहमान के बाद जिया उर रहमान आए, जिया उर रहमान को भी असैसिनेट करके लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद आए। फाइनली 1990 में उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया। उस इलेक्शंस हुए 1991 में, जिसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया गया। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि अपने आप में स्टोरी को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आप लोगों को अगर दोबारा सुननी है, आप लोग सुनो, आपको स्टोरी की तरह ये याद हो जाएगा। हाँ, मुश्किल आती है नाम याद करने में। मैं कोशिश करूंगी कि जितने मैं मॉर्निंग्स तैयार कर पाऊँ, जिस तरीके से आपको ईजी हो पाए, I'll try my level best. Okay? Thank you. इसका अगला पार्ट आपको कल या परसों में पक्का देखने को मिल जाएगा। Thank you. Bye bye.